अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी एक कानून पास हुआ है, पर पास होने के मरहले में BC-12। तो आज की वीडियो जो है बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कनाडा आने का सोच रहे हैं या विजिट वीजा स्टडी परमिट पर पहले से या फिर असylum का इरादा रख। कनाडा में एक नया कानून आया है जिसका नाम है बिल C-12 इज गोना हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द इमिग्रेशन सिस्टम इन द करंट जो भी आजकल को चल रहा है। और ये कानून क्वाइटली पास हो रहा है बड़ी खामोशी के साथ, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे हैं। ये वीडियो ना किसी को डराने के लिए है, यह हुकूमत के हक में है, ना मुखालिफ, लेकिन बस हकीकत सादी उर्दू में, ताकि आप गलत फैसला ना करें। आखिर तक वीडियो देखें, क्योंकि आखिर में साफ साफ बताऊंगा कि आम आदमी को क्या करना चाहिए और किस चीज से बचना। चलते हैं इन डिटेल। BC-12 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक नया इमिग्रेशन और बॉर्डर कानून। हुकूमत कहती है इसका मकसद है बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना, गैर कानूनी दाखिले को रोकना, जाली असylum क्लेम कम करना। क्योंकि इस वक्त जितने भी ब्रॉड पे टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस आस पे है कि विजिट वीजा लगे और हम यहाँ पर असylum अप्लाई। तो इस बिल का जो मकसद है वो सिस्टम पर दबाव कम करना। यानी हुकूमत का कहना है कि बहुत ज्यादा लोग गलत तरीके से असylum इस्तेमाल कर। लेकिन असल सवाल ये है, क्या इस कानून से सच्चे जरूरतमंद लोग भी मुतासिर हों? मुख्तसर जवाब, हाँ हो सकता। आइए अब तफसील से इस पे बात करें। नया 1 साल वाला कानून, ये बिल C-12 की सबसे खतरनाक और अहम चीज है। अगर कोई शख्स विजिट वीजे पर आया, स्टडी परमिट पे आया या किसी भी टेम्परेरी वीजे पर आया और 1 साल से ज्यादा हो गया और उसके बाद वो असylum अप्लाई करता है, तो हुकूमत कह सकती है कि आप असylum केस सुनने के काबिल ही नहीं। तो हो क्या रहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर आए थे, 1 साल उन्होंने स्टडी की, 2 साल स्टडी की, अपा ते कम कर नास्ते आए हैं, पढ़ते सकते नहीं, ना हमने वहां पढ़ा था ना यहाँ हम पढ़ेंगे। आते साथ ही ट्रक का लाइसेंस, आते साथ ही पैसा कमाना, आते साथ ही ऊबर। 2 साल बाद उन्होंने जब देखा कि अब कहानी आगे बढ़ नहीं रही है स्टडी के मामले में, तो वो असylum अप्लाई, यानी आपका केस रिफ्यूजी बोर्ड तक जाएगा ही नहीं। अगर आप 1 साल के ऊपर यहाँ पर आने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका केस जो है रिफ्यूजी बोर्ड के पास जाएगा ही नहीं। यहाँ क्या होता था, पहले क्या होता था, चाहे देर से अप्लाई करें आपको सुन लिया जाता, और अब देर इज इक्वल टू खतरा। अगर आप देर करेंगे, बहुत लोग पहले सेटल होते थे, फिर हालात देखकर असylum अप्लाई कर, अब वो रास्ता तकरीबन बंद हो। दूसरा जो इसके ऊपर, यूएस बॉर्डर से आने वालों के लिए नया मसला। अगर कोई शख्स अमेरिका से गैर कानूनी तरीके से कनाडा आया और 14 दिन के बाद असylum अप्लाई किया, तो उसका केस भी सीधा रिजेक्ट हो। पहले लोग आते थे, कुछ दिन रुकते थे, वकील से मशवरा लेते थे, अब वो गुंजाइश कम हो। रेफ्यूजी बोर्ड तक रफ्ताई मुश्किल, पहले आपका केस सीधा रेफ्यूजी बोर्ड जाता था, अब BC-12 के बाद पहले हुकूमत देखेगी, फिर फैसला होगा कि केस आगे जाए या ना जाए। यानी हुकूमत का अख्तियार बढ़ गया है और एप्लीकेंट का अख्तियार कम। और अगर असylum नाकाबिल समात हो जाए, अगर आपका केस असylum के लिए इनएलिजिबल करार दे दिया गया, तो आपको प्रा नाम के प्रोसेस में डाला जा सकता। प्रा के बारे में मैं आपको डिटेल से बात और मैं बता भी चुका हूं कई बार, ये आप गूगल कर लीजिएगा, व्हाट इज प्रा इन कैनेडियन इमिग्रेशन। ये रिमूवल से पहले एक रिस्क चेक होता है। एक सच ये है कि मुकम्मल असylum जैसा मजबूत प्रोसेस नहीं होता, इसमें मुकम्मल हेयरिंग नहीं, वक्त कम और रिजेक्शन का रिस्क ज्यादा। अच्छा जी, अब आते हैं विजिट वीजे पर असरात। इस BC-12 के विजिट वीजे पे क्या असरात आते? BC-12 हुकूमत को यह इख्तियार देता है कि अगर हुकूमत समझे कि किसी मुल्क से ज्यादा लोग आ रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है या सिस्टम पर बोझ है, तो वो नई एप्लीकेशन रोक सकते हैं, नई एप्लीकेशंस को रोका जा सकता है, पुरानी एप्लीकेशंस सस्पेंड कर सकते हैं, यहां तक कि पेंडिंग फाइलें कैंसिल भी हो सकते हैं। यानी विजिट वीजा पहला जैसा सेफ नहीं रहा, आज अप्लाई किया, कल रूल बदल गया तो फाइल अटक सकती। स्टडी परमिट पर असरात, इस कानून के बाद स्टडी परमिट पर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि हुकूमत ये देख रही है कि बहुत से लोग स्टडी को असylum या वर्क का रास्ता बना रहे, इसलिए स्क्रूटनी बढ़ेगी, बैकग्राउंड चेक्स माफ कीजिएगा भैया बैकग्राउंड चेक्स सख्त होंगे जेन्युइन स्टूडेंट होना बहुत जरूरी। जो लोग सिर्फ एंट्री के लिए स्टडी परमिट ले रहे थे, स्टडी परमिट ये कि हम यहाँ पर PR लेंगे, और जो हर एक के साथ होता है, क्योंकि वहां तो हम ये क्या कहते हैं ना कि हम वापस आ जाएंगे और आप अपने टाइज वगैरह दिखाते हैं, तो स्टडी परमिट जो ले रहे थे इस नजरिए से कि हम एंट्री लेंगे, उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। क्या ये कानून सबके लिए बुरा है? नहीं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वाकई पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लियर इंटेंशन है, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हाँ माफ कीजिएगा भैया लेकिन अगर हाँ प्लान अनक्लियर है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, या बाद में असylum का सोच रहे हैं, तो ये कानून उनके लिए खतरा हो सकता है। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि ये कानून निजाम को साफ करेगा, फेक केसेस कम होंगे, प्रोसेसिंग तेज होगी। ये उनके अल्फाज हैं। गवर्नमेंट की जो मेन इंटेंशन है बिहाइंड दिस होल बिल
कि ये सारे जो है मैंने जो पहले जिक्र किया कि निज़ाम को साफ करना है, द सिस्टम, दे हैव टू क्लीन द सिस्टम, दे ट्राई टू ब्लॉक ऑल दोस फेक डॉक्यूमेंट एंड दे वांना स्पीडी द होल एक्सपेडाइट और व्हाटएवर द राइट वर्ड इज द प्रोसेसिंग। और इसके जो क्रिटिक्स है, नाकदीन क्या कहते हैं, बुकला और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या कहते हैं, सच्चे असाइलम सीकर्स भी मुतासिर। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट हर एक को शक की निगाह से देखेगी और हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल होगी, तो इस कानून की वजह से हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ताकत मिल गई है, इंसाफ का दरवाजा तंग हो। तो इसमें आम आदमी के लिए क्या मशवरा है? अब सबसे अहम बात, अगर आप बाहर हैं और कनाडा आने का सोच रहे हैं या कनाडा में टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, तो फैसला सोच समझ कर देर ना करें, फेक एजेंट से बचें। कानून बदल चुका है, पुरानी बातें मत सुने। टिकटॉक पे जितने भी बैठे हुए हैं उनकी बातों पर मत जाएं, फेक एजेंट से कंप्लीटली बचें। मत अपनी कमाई को जाया करें कि जी डन बेस पे ये और डन, अरे तुम मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। जो ये एजेंट्स कहते हैं कि ये डन बेस पे आप हमको दे के लेके देंगे, ये वो, उन्होंने तुक्का मारने होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अब ये कल एक मैं अब्रॉड पे था, वो इटली के वीजे की बात हो रही थी कि जी मुझसे आप कांटेक्ट करें, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। क्या डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे यार? क्यों झूठ बोलते हैं आप? सिर्फ 4 पैसों के लिए किसी आदमी का फ्यूचर खराब करते हैं। तो इसलिए जो है इनकी बातें ना सुन। सबसे खतरनाक चीज है, किसी ने कहा था हो जाएगा, अब केस इंडिविजुअल बुनियाद पर। चले भैया, अब मैं इसको एंड पे करता हूं। कनाडा अब पहले जैसा इजी नहीं रहा, लेकिन मुकम्मल बंद भी नहीं हुआ। दरवाजा अभी भी खुला है, मगर चेकिंग सख्त है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं थी, बल्कि समझाने के लिए। अगर वीडियो फायदेमंद लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं इसके बाद की वीडियोस बनाऊंगा कि अगर आप विजिट वीजा, विजिट स्टडी, असाइलम प्लान कर रहे हैं तो, और 26 और 27 में इमिग्रेशन, कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम कहां पर जा रहा है, तो स्टे ट्यून, आगे की वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं एक ब्रेक के। मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे टिकटॉक के पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब के पेज को फॉलो करें। अब मैं कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड, इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं इसके ऊपर भी जो मेरे पास मालूमात होगी मैं उसको आगे। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हमारा क्या नाम है, बायोमेट्रिक्स वगैरह जुलाई में हुआ है, तो अभी आप इसको इनकारी ना समझें। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कई जगह पे विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ फैसला हो जाता है। कुछ जगह पे बैकग्राउंड चेक करने में या आपका जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है उसमें टाइम लगता है। तो जब तक प्रॉपर इनकारी ना हो जाए उनको मत छेड़ो। वेयर, मैंने वीडियो के शुरू में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, परा। जो रेफ्यूजी में यहाँ पर आते हैं लोग, उनको परा से वास्ता पड़ता है, और परा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो परा क्या चीज होती? प्री रिमूवल रिस्क। और इसको कई लोग सुनकर घबरा जाते हैं। कोई कहता है परा लग गई तो पीआर मिल जाएगी, कोई कहता है कि परा आखिरी परा वार्निंग होती। तो आज मैं आपको बिल्कुल साफ और आसान उर्दू में समझाऊंगा कि परा कब लगती है, क्या परा से पीआर मिलती है। तो दोबारा बता देता हूं कि परा का पूरा नाम जो है प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट है, आसान लफ्जों। परा वो प्रोसेस है जिसमें कनाडा ये चेक करता है कि आपको वापस भेजा जाए कि नहीं, तो क्या आपकी जान, आजादी या इज्जत को खतरा होगा। तो बिल C-20 में जो ये चीज आई है, पहले रेफ्यूजी बोर्ड के पास जाने से पहले हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वो परा पे ले जाए। अगर फेडरल गवर्नमेंट समझेगी तो उसके बाद फिर आपका रेफ्यूजी का मामला जो है चलेगा। वो पहले ये चीज चेक कर लेंगे जो पहले आखिर में हुआ करती। पुराने असूल के मुताबिक परा कब अप्लाई होती है? परा आम इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं है। ये तब आती है जब आपका असाइलम का केस रिजेक्ट हो। अब ये डायरेक्ट चले जाएगा। आपका रिमूवल का ऑर्डर आ गया है कनाडा में, कनाडा कहता है कि आखिरी दफा बताएं वापस जाने में खतरा तो नहीं। तो आप देखें, अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इस बात का ख्याल करे। यानी परा जो है एक आखिरी चांस होता है, लास्ट चांस। परा में क्या देखा जाता है? परा में ऑफिसर ये देखता है कि आपको वापस जाकर जान का खतरा है, क्या टॉर्चर या जेल का इम्कान है, क्या पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल प्रोसिक्यूशन है, क्या मुल्क में जंग या शदीद हालात हैं, सिर्फ गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश, नहीं चलेगा। बिग नो, बिग नो, बिग नो। इकोनॉमिक इमिग्रेशन, बिग नो। परा के लिए वैलिड रीजन होने चाहिए, ये रीजन नहीं चले। क्या परा से पीआर मिल जाती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। परा इज इक्वल टू पीआर? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपको परा मिलती है और परा आपकी अप्रूवल हो जाती है तो आपका रास्ता जो है पीआर की तरफ खुल जाएगा। लेकिन परा अगर अप्रूव हो जाए तो आपको फौरन रिमूव नहीं किया जाता, आपके रिमूवल ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपकी डिपोटेशन नहीं आएगी, आपको प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस मिल जाता है। बाद में आप पीआर अप्लाई करने का रास्ता। तो परा का रास्ता कितनी देर में खुलता है, कितनी देर में होता है? प्रोसेस स्लो होता है, महीनों लग सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी। इमोशनल प्रोसेस नहीं है ये, लीगल प्रोसेस। परा में क्या एविडेंस देने होते? मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स, कोर्ट नोटिसेस, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, कंट्री कंडीशन रिपोर्ट्स एंड न्यूज एंड आर्टिकल। स्ट्रॉन्ग एविडेंस जितना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग केस हो। परा ये नहीं कहती
कि कनाडा अच्छा लगता है। प्रा ये पूछती है वापस गए तो जिंदा रहोगे कि नहीं। फर्क समझना बहुत जरूरी। तो प्रा किसके लिए नहीं है? जॉब ना मिलने पर, पीआर पॉइंट्स कम होने पर, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड होने की वजह से, प्लानिंग शॉर्टकट के तौर पर गलत प्रा फ्यूचर बैन का सबब भी बन सकती है। और बहुत ही ईमानदाराना बात यह है कि प्रा एक रिस्की प्रोसेस, इमोशनल नहीं फैक्चुअल केसेस में इमिग्रेशन लॉयर के बगैर डेंजरस हो सकती है। लास्ट डोर होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं। प्रा एक आखिरी असेसमेंट है जो कनाडा देखने के लिए करता है कि क्या आपको वापस भेजा जाए तो क्या आप महफूज रहेंगे। तो मैं इसको आखिर में प्रा के बारे में जो मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया है कि आप प्रा को अच्छी तरह समझें। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रा अप्रूव होने के चांसेस, असाइलम वर्सेस प्रा में क्या फर्क होता है, प्रा के बाद पीआर कैसे मिलती है, तो कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसके ऊपर भी एक हकीकत पसंदाना किस्म की आसान उर्दू मिलते हैं।